हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है दाहोद वर्कशॉप। ठीक है, दाहोद वर्कशॉप का क्वेश्चन है जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इससे 125वां टेस्ट लिया गया था ये आरजे ज्ञान क्लासेस में। और इसका फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया जाएगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। दोनों के वीडियो में एक दूसरे का लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। पहला पार्ट जो था ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल ही क्वेश्चन था और नॉर्मल ही था। दूसरा जो पार्ट है इसमें सभी जगह से क्वेश्चन रखे गए हैं, जो डेमो है, मेमोज है, लोकोज हैं, WAP4 है, WAP7 है, इन सारे से संबंधित जो है CNC मशीन्स हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होगा इस बार पार्ट का जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप वैगन वर्कशॉप में हैं तो भी जो मेट्रोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हो सकता है आप ऐसे वर्कशॉप में होंगे जहाँ वैगन लोको का भी काम होता होगा तो वो भी आपके काम के लिए होगा। यदि कैरेज वर्कशॉप में होंगे तो वहाँ डेमो मेमो का काम होता होगा, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से क्या है। ये सारे क्वेश्चंस 1 से 51 से लेके 110 तक जो भी चलेंगे वो सभी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन हैं, डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इनमें से अगर 2-4 भी क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये अलग टाइप के ही क्वेश्चंस हैं और रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप से जो भी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए 51 से शुरू करते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इन GMAW, ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एम्परेज इज़ कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग। जो एम्परेज का मतलब होता है कि जो करंट है उसी को एम्परेज कहा जाता है। तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो उसमें वायर फीड जो होता है उसका स्पीड, ठीक है, और करंट का स्पीड को समायोजित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और जिससे कि स्मूथ वेल्डिंग हो सके। ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो जो है उससे संबंधित बहुत सारी और भी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल जो इसका आंसर है वो वायर फीड स्पीड है। एम्परेज से वायर फीड स्पीड किया जाता है और करंट भी ये कंट्रोल किया जाता है। यदि आपको जल्दी वेल्डिंग करना हो तो वायर स्पीड का जो है बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मेटल पतली है तो वायर का जो स्पूल है उसका फीड उसी अनुसार एडजस्ट किया जाता है। तो जो मेन है एम्परेज कंट्रोल इसको करता है तो वायर फीड स्पीड होता है। और आपने देखा होगा कि जो GMA वेल्डिंग है उसी को मिग वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के मशीन होते हैं, ठीक है, इसमें वायर स्पूल यहाँ रखा हुआ होता है, या आप जो है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी वायर स्पूल रख सकते हैं। इसमें से एक टॉर्च निकल कर आता है, टॉर्च से वायर स्पूल से जो है पतली वायर निकलती है, और उस वायर के भी डाया कई प्रकार के होते हैं, जैसे 0.8 का भी डाया होता है, 1.2 का भी होता है, 1.6 का भी होता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो वायर स्पूल होता है उसका वज़न क्या होता है, तो उसका 12.5 kg होता है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप याद रखें कि GMAW जो वेल्डिंग है यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसी को मिग वेल्डिंग भी कहा जाता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और उसमें जो एम्परेज होता है वो वायर जो फीड है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 51 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द हीट ट्रीटमेंट आप जानते हैं कि एक मेट्रोलॉजी का भी ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें नॉर्मलाइजिंग, कर्वराइजिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, क्विंचिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, और उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू हार्डनेस स्टील टू रिड्यूस ब्रेटलनेस, इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस। ठीक है, तो क्या करना है कि ये एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस पूछ रहा है, जिसमें क्या होता है कि डक्टिलिटी मतलब होता है भंगुरता। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिश्री का जो ढेला अगर आपने कभी देखा होगा, या काला नमक का, ठीक है, या सेंधा नमक का, उसको आप किसी भी जो है आयरन से यदि उसमें मारते हैं तो वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसी को कहा जाता है भंगुरता। ठीक है, तो वो क्या होता कम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी डक्टिलिटी जो है लचीलापन बढ़ाने के लिए, और कठोरता को कम करने के लिए जो स्टील पर प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है टेम्परिंग।
टेम्परिंग हमेशा हार्डनिंग के बाद ही होता है। हार्डनिंग पहले किया जाता है और हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करना आवश्यक इसलिए होता है कि जैसे ही किसी धातु को हार्डनिंग से गुजरना पड़ता है, हार्डनिंग जैसे होता है तो उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको टेम्परिंग करके उसको जो है डक्टिलिटी को बढ़ाया जाता है और जो है मेटल जो है बहुत काम का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 52 का हो जाएगा डी, ठीक है। और टेम्परिंग का यदि आपको ये परिभाषा यदि आपसे ये ऑप्शन में आता है तो टेम्परिंग इज़ अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इट्स डूइंग आफ्टर हार्डनिंग, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज डक्टिलिटी करता है और रिड्यूस हार्डनेस करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग द मटेरियल टू ए हाई टेम्परेचर एंड देन स्लोली कूलिंग इन द फर्नेस। किस तापमान उपचार में सामग्री को उच्च तापमान पर गर्म करना है और फिर भट्टी में धीरे धीरे ठंडा करना है, ठीक है। एक ऐसा भी होता है कि क्विकली ठंडा करना है, सडनली, उसका भी क्वेश्चन होता है, और एक धीरे धीरे ठंडा करना है, उसका अलग आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है, एनेलिंग इसमें क्या होता है कि हीट ट्रीटमेंट का ही एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो थी मेटल जो है उसको पहले गर्म करता है और धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है। और ऐसा करने से क्या है, ठंडा किया जाता है। पहले हीट ट्रीटमेंट के तहत पहले इसको खूब गर्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है और इसी प्रोसेस को एनेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, एनेलिंग में क्या है कि डक्टिलिटी रिड्यूस होता है, डक्टिलिटी इंक्रीज होता है और हार्डनेस क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब जो लचीलापन होता है वो होता है ज़्यादा और हार्डनेस कम होगा, इसी को एनेलिंग कहा जाता है। तो 53 का हो गया ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इन BMBS एयर ब्रेक सिस्टम नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पर वैगन। जो BMBS जो होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि बोगी पर ही ब्रेक सिलेंडर को लगाया जाता है। तो एक वैगन में 2 ही बोगी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 ब्रेक सिलेंडर ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन का जो प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब जब किसी भी मशीन को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, जैसे आपने कभी देखा होगा कि चावल का जब सीज़न आता है तो उसमें चावल को कुटाई करने के लिए मशीन लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें उसको सीमेंट से उस तरह का ढलाई करके बनाया जाता है, उसमें नट बोल्ट सेट करके ढलाई किया जाता है ताकि मशीन आसानी से उसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो इसी को फाउंडेशन करता है। फाउंडेशन का मतलब हो गया नींव, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी इसका जो है पर्पस क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। इसका प्राइमरी क्या है कि प्रोवाइड ए स्टेबल एंड रिजिड बेस ऑफ मशीन, यही इसका प्राइमरी पर्पस है, ठीक है। बाकी ये जो है एस्थेटिक मतलब सौंदर्यकरण इसका हिंदी होता है। तो खूबसूरत दिखने के लिए मशीन का फाउंडेशन नहीं किया जाता है। सबसे पहले जो है उसका स्टेबल अच्छा से होना चाहिए, वही होना चाहिए। और उसके बाद होता है, और सब ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, यही मैच कर रहे हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सेफ हैंडलिंग ऑफ अ न्यू मशीन अपॉन डिलीवरी। मतलब डिलीवरी पर नई मशीन सुरक्षित हैं, ये हैंडलिंग में पहला कदम क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये सब कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि दाहोद वर्कशॉप में पूछे गए हैं, लेकिन हमें इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ना है क्योंकि इसमें से ही 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होने का जो परंपरा है भारतीय रेलवे में, या तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, किसी तरह के एग्ज़ाम अगर होते हैं तो बहुत क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इसलिए हमें जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस सारे क्वेश्चनों पर नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। तो 56 जो है उसका हो जाएगा इंस्पेक्ट द मशीन फॉर एनी डैमेज और मिसिंग पार्ट्स। पहला कदम क्या है, पहले मशीन को इंस्पेक्ट करना है, कोई भी पार्ट्स लाने में डैमेज हो गया या मिसिंग मतलब कहीं गिर गया, यहाँ तक नहीं पहुँचा, ऐसा तो नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग ए मशीन ऑन शॉप फ्लोर रिएक्टिंग। अच्छा, मशीन जब शॉप फ्लोर में लगाएंगे तो पहला काम क्या है, क्या रिएक्ट कर, पहला काम क्या है, वही आपको पूछ रहा है जब आप लगाएंगे तो, ठीक है। तो पहला क्या है, असेंबल मशीन कंपोनेंट्स। मशीन के कंपोनेंट्स को क्या करना है, असेंबल करना है, पहले ही
ऑप्शन देखिए, पावर कनेक्ट पावर सप्लाई, पहले ही पावर सप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, पहले मशीन को असेंबल किया जाता है। बहुत ऐसे मशीन होते हैं जो कई पार्ट्स में आते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो पहले मशीन के पार्ट्स को असेंबल करना है, उसके बाद किसी अन्य प्रकार का जो है कदम उठाना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 57 का सी। आगे देखिए 58। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर मशीन ऑन द शॉप फ्लोर। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर मशीन ऑन द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर पर जब मशीन लगाएंगे तो उसको रख रखाव के लिए, मतलब वो अच्छा लॉन्ग लाइफ रहे, अच्छा से रहे, उसके लिए क्या जो है पहला लक्ष्य क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा रिड्यूस अनप्लानेड ब्रेकडाउन एंड एक्सटेंड मशीन लाइफ। किसी तरह का दुर्घटना न हो, इस तरह के हिसाब से मशीन को लगाना है, और जिससे क्या होगा, मशीन की लाइफ ज़्यादा रहे। यही इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ये क्वेश्चन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मटेरियल भी उपलब्ध है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि आप उसको रट नहीं सकते हैं, उसको समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन जो कैरेज वर्कशॉप हैं या वैगन वर्कशॉप हैं, ओपन लाइन के तो क्वेश्चन में नहीं आता है, दिखता है ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक ड्राइंग से, लेकिन किसी वर्कशॉप में अगर इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं तो एक आध क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो यदि एक क्वेश्चन को भी पकड़ना चाहते हैं तो मटेरियल यहाँ से ले लीजिएगा। तो 59 देखिए, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड इन विच क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो 59 का हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। द डॉटेड लाइन इज शोन इन इंजीनियर ड्राइंग रिप्रेजेंट्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डॉटेड लाइन होता है वो क्या सूचित करता है, क्या प्रेजेंट करता है। तो वो जो है करता है हिडन एड्ज, जो किनारा छूटा हुआ है, जैसे हमने किसी स्टेट का नक्शा बनाया, ठीक है, स्टेट का नक्शा बनाया और ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे 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 कुछ किया, तो ये इसका ईड्ज तो है लेकिन छुपा हुआ है। इस तरह का रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 60 का हो जाएगा ए, 60 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग फिटेड इन बॉक्स एंड वैगन। बॉक्स एंड वैगन में जो रोलर बेयरिंग फिट किया जाता है वो CTRB फिट होता नहीं है, लेकिन CTRB ही आपको आंसर में लगाना है। वो ई टाइप का बेयरिंग फिट किया जाता है, तो एग्ज़ाम में आप CTRB ही लगाएंगे, ठीक है। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो गया। 62 देखिए, मैक्सिमम बफर हाइट इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ कोच वैगन लोकोमोटिव फ्रॉम रेल लेवल। रेल लेवल से कोच है या वैगन है या लोकोमोटिव्स हैं, सबके बफर हाइट अगर पूछे जाते हैं मिनिमम तो 1030 होगा, मैक्सिमम पूछे जाएंगे तो 1105 होगा। तो इसमें मिनिमम पूछा जा रहा है, तो 62 का हो जाएगा ए, 1030 mm, 62 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्स एंड वैगन। जो बॉक्स एंड वैगन जो होते हैं उसके फ्लोर सीट के मटेरियल कैसे होते हैं। तो ये होता है माइल्ड स्टील, कहीं कहीं आपको माइल्ड स्टील होते हैं, कहीं कहीं आपको स्टेनलेस स्टील भी देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील इसका आंसर सही नहीं है। 63 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बॉक्स एंड एचएल फीड पाइप प्रेशर। फीड पाइप का प्रेशर यदि किसी भी वैगन में आपसे पूछा जाता है तो आपका 6 kg/cm² ही होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपका वैगन का नाम दे के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फीड पाइप का प्रेशर 6 kg/cm² और ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg/cm² ही आप आंसर लगाएंगे। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। टाइप ऑफ कपलर यूज टू कनेक्ट मेमू डेमू। मेमू और डेमू जो ट्रेन होते हैं उसमें किस प्रकार के कपलर का यूज होता है। तो उसमें शाकू कपलर का यूज होता है। तो 65 जो है क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। आगे देखते हैं 66। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली मेजर्ड विथ अ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसमें सबसे छोटा माप जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही हो, उस माप को क्या कहा जाता है, उसको कहता है लीस्ट काउंट, ठीक है। और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के जो डिविजन्स हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी में आपको 0.1 भी मिलेगा, किसी में 0.02 भी मिलेगा, किसी में 0.2 भी मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीस्ट काउंट।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द इलेक्ट्रोड साइज रिफर्स टू, जो इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है वो कौन सा कौन किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड का साइज, यही आपसे पूछ रहा है। तो डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर, ये फ्लक्स जो उस पर लगा हुआ रहता है उसको लेकर इलेक्ट्रोड का जो डाया नहीं हम मापते हैं, उसमें जो कोर वायर है उसी को डाया माना जाता है। आप देखे होंगे कि एक 3.15 जो ज़्यादा मात्रा में अपने रेलवे में इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रोड एक छोटे होते हैं 3.15 और एक मोटे होते हैं जो होते हैं 4 mm का। तो 4 mm जो उसका डाया होता है वो ये फ्लक्स को मिला के नहीं होता है, विदाउट फ्लक्स होता है। तो 67 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। टाइप ऑफ बोगी प्रोवाइडेड इन WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो WAP7 जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसमें किस प्रकार की बोगी का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है कोको, एक होता है बोबो और एक होता है बीबी। ठीक है, तो इसमें कोको इस्तेमाल होता है और कोको ये सब होता क्या है ये आपको समझना है। WAP7 के बारे में बोल रहा है, इसमें आपको WAP7 में जितने भी वर्ड हैं सबके कोई ना कोई मीनिंग है, ये भी आपको जानना है। जैसे W है तो W जैसे ही किसी भी लोकोमोटिव के पहले लगा हुआ है इसका मतलब होगा कि ब्रॉड गेज पे चलने वाला है W। ठीक है, वाइड गेज या ब्रॉड गेज 1676 mm का 1676 mm का गेज होगा तो होगा ब्रॉड गेज। उसके बाद A का मतलब होता है AC करंट पर चलेगा, DC पर नहीं चलेगा। P का मतलब है पैसेंजर, ठीक है, और 7 का मतलब 7वीं जनरेशन। यदि P के जगह G होता, WAG7 होता तो उस लोकोमोटिव का इस्तेमाल गुड्स में होता, पैसेंजर कोच में नहीं होता। ठीक है, अब हम समझते हैं कोको और बोबो क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें कई प्रकार के लोकोमोटिव्स होते हैं। जैसे WAG जो 7 है इसमें 2 बोगी इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 बोगी। दोनों बोगी में 3 व्हील होते हैं, 3 व्हील। ठीक है, 3 व्हील, तो वही 3 व्हील की वजह से इसका C है। ठीक है, CO, ठीक है, CO 3 व्हील इधर 3 व्हील इधर, तो इसी को CO कहा जाता है कोको। और जिसमें 2 व्हील होंगे, सिर्फ 2 ही व्हील होंगे, यानी कि 2 एक्सल ही होंगे एक बोगी पर, इसमें 3 एक्सल होते हैं एक बोगी पर, और इसमें 2 ही एक्सल होंगे, यानी कि WAP जो 5 है उसमें 2 ही एक्सल होते हैं WAP5 में, तो इसको 2 ही एक्सल होंगे तो होगा BO, यानी कि बोबो। इसी को कोको बोबो कहा जाता है। ठीक है, तो WAP7 हो गया कोको बोगी, तो इसका आंसर हो गया B। अब WAP7 जो है वो इसको बनाया है CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने। थोड़ा सा हम लोग WAP7 के बारे में जानते हैं। इसका पावर जो होता है 6000 HP का होता है, हॉर्स पावर का 6000 हॉर्स पावर का होता है WAP7 HP। उसके बाद इसका व्हील जो बेस होता है 3700 mm का होता है व्हील बेस। बोगी इसका अरेंजमेंट होता है कोको, जो आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया। इसका जो वेट होता है 132 टन का इसका वेट होता है। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। बॉडी विड्थ भी अगर आपसे पूछा जाता है WAP7 का तो 3152 इसका बॉडी का जो विड्थ होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई होती है इस लोकोमोटिव की। व्हील डाया नया में 1092 होता है, जैसे कि LHV में 915 होता है, लेकिन यहाँ लोकोमोटिव में 1092 होता है। कंडेमनिंग 1016 पर होता है, यानी कि 1016 अगर से कम हो जाते हैं, 1016 तक हो जाते हैं तो उसको व्हील को कंडेम माना जाएगा। उसके बाद गियर रेशियो भी पूछा जाता है। गियर रेशियो होता है 20:7:2, ये आप याद रखेंगे। और हमने कोको अरेंजमेंट बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो है आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है द टाइप ऑफ ट्रेन लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड इन मेमू डेमो। जो मेमू कोच होते हैं मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, और डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट इनका पूरा नाम है मेमू डेमो का। तो इसमें जो लाइट अरेंजमेंट है आप जानते हैं कि पूरा रेलवे में 110 वोल्ट DC का ही लाइट अरेंजमेंट किया जाता है। और ये ICF होते हैं, तो ICF में भी तो वही होता है 110, तो इसका भी हो गया 110, यानी कि 69 का हो जाएगा B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मिगर एक एथी है, ये क्या बोलते हैं, मिगर एक मापक है, मापक। ठीक है, मिगर क्या है, एक मापक है। तो मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है कि मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो मेगर जो है इंसुलेशन
क्वालिटी ऑफ केबल, ठीक है, इसको मापने के लिए क्या आता है, इंसुलेशन क्वालिटी का मतलब हो गया अवरोधन, ठीक है। अवरोधन जो है, जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, उसी को इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इंसुलेशन क्वालिटी ऑफ केबल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। याद रखिएगा, एक नया टर्म था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हक बोल्टिंग मशीन इज यूज टू। हक बोल्टिंग जो मशीन है, आपने देखा होगा कि वैगन में हक बोल्टिंग करके जो वैगन के बॉडीज़ होते हैं उसमें बोल्ट के साथ पिलर्स लगाए जाते हैं या बहुत सारे चैनल्स लगाए जाते हैं, और जब लगाए जाते हैं तो आप देखेंगे बोल्ट का जो निकला हुआ भाग होता है बहुत छोटा होता है। तो वही हक बोल्टिंग में क्या होता है, पहले तो पूरा टाइट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वो कट जाते हैं, उसी को हक बोल्टिंग कहा जाता है, और वैगन में खूब मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड रिवेट ऑन वैगन बॉडी, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द मेंटेनेंस ऑफ वैगन बोगी यूज टू कैरी आउट एज पर RDSO कैसनब बोगी रिपेयर। कैसनब बोगी के रिपेयर का जो मेंटेनेंस मैनुअल है वो है G95। आप जानते हैं, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है। और जी से संबंधित यदि ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो सीधे हमारे जो व्हाट्सअप है उसमें मैसेज कर देना है। यदि जो जुड़े हुए हैं मैसेज कर दीजिएगा कि हमको जी से संबंधित सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए, तो वो कम से कम 25 लगभग हैं, वो आपको याद हो जाएंगे। तो बस उतना ही से क्वेश्चन घूम घूम के आता है, मेन 10 ही हैं, लेकिन आपको पूरे याद कर लेना है। तो ये मैसेज ज़रूर कर देंगे यदि आपको लेना है तो, और उसको याद भी कर लेना है। तो 72 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट ऑफ लिफ्टिंग ट्रैकल्स एंड प्रेशर वेसल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ कैपेसिटी डैश दैट इज़ वर्किंग कैपेसिटी। यानी कि जो भार उठाने वाले जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता जो परीक्षण करेंगे, उसमें जो उसका जांच होगा कि ये कितना लोड उठा सकता है, तो जितना लोड उसकी उठाने की क्षमता है उससे 1.5 गुना लोड पर उसका जांच होता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था। 73 का हो जाएगा सी, कितने लोड पर उसका जांच होगा, जितने इसकी कैपेसिटी है। यदि कोई वाहन है, गाड़ी है, या कोई लॉक लिफ्टर ही है, ठीक है, फ्लोकर अगर है तो उसमें उसकी कैपेसिटी है 5 टन उठाने की, तो उसको 7.5 टन उठवा के चेक किया जाएगा, यानी कि 1.5 गुना। 73 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द यूज ऑफ नकल थ्रोअर इन CBC। नकल थ्रोअर CBC में क्या होता है कि थ्रो नकल करता है फ्रॉम अपवर्ड डाउन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर सी दिया है, टू थ्रो नकल फ्रॉम अप टूवर्ड डाउन, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द टॉलरेंस लिमिट ऑफ गेज इज। गेज का टॉलरेंस लिमिट कंपेयर टू जॉब क्लियरेंस। जॉब क्लियरेंस की तुलना में जो गेज है उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो इसकी जो लिमिट होगी टाइट होगी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा नहीं होगी। गेज तो बिल्कुल अपनी जगह ही रहेगा, टॉलरेंस तो शाफ्ट में होगा, जो मटेरियल का चेक होगा उस मटेरियल में होगा, लेकिन गेज में किसी प्रकार की क्लियरेंस टॉलरेंस नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाइट लेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, फॉर प्रोवाइडिंग ड्राई एयर टू सिस्टम इज प्रोवाइड बिटवीन द एयर सप्लाई पाइपलाइन। पाइपलाइन का जो एयर सप्लाई होता है उसमें शुष्क हवा मतलब ड्राई एयर जो प्रदान किया जाता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा एयर ड्रायर। एयर ड्रायर से ये जो इसमें किसी प्रकार के जो मॉइस्चराइजेशन है वो अब उससे निकाले जाते हैं ड्रायर से। तो 76 का हो जाएगा सी, किसी प्रकार की नमी यदि है पाइपलाइन में तो ड्राई एयर से उसको निकाले जाते हैं। 76 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज द टूल टू इंश्योर एडिक्वाट लाइटिंग ऑफ बोल्ट। बोल्ट को पर्याप्त कसने को सुनिश्चित कर, अच्छा बोल्ट जो है उसको टाइट करने के लिए ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि ये बोल्ट पूरी तरह से टाइट हो गया हो। तो ऐसा जो उपकरण है उसको कहा जाता है टॉर्क रिंच, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कितने न्यूटन मीटर से टाइट किया गया, और पहले से आपको पता होना चाहिए कि किस जो बोल्ट है किस प्रकार के बोल्ट्स हैं उसको कितने टॉर्क से टाइट करना है, और उसी अनुसार अगर टाइट करते हैं तो ये इसका सी आंसर करेक्ट है, 77 का सी। आगे देखते हैं 78,
द इलेक्ट्रोड यूज टू वेल्डिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील टाइप के जो मेटल होंगे उसको वेल्डिंग करने के लिए किस सीरीज का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है एम सीरीज, 78 का बी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन शुड बी। कितना भी फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन भी अगर हो जाएगा तो ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर 3.8 ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, और वही है आंसर, सी है ऑप्शन में। तो 79 का है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हील बेस ऑफ कैसनब एचएस बोगी। ऐसे किस कैसनब में किसी वेरिएंट का बोगी है, सबका व्हील बेस 2000 ही है। ज़्यादा से ज़्यादा और अंदर जाएंगे तो 2000 प्लस माइनस 5 होता है, प्लस और माइनस 5, यानी कि 1995 से लेके और 2000 तक के होता है। ठीक है, और कितना का है इसका व्हील बेस, ठीक है, इसकी जांच के लिए बटन उसमें दिया जाता है। बटन, वो बटन आपने देखा होगा, 5 बटन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये भी बटन से रिलेटेड क्वेश्चन अब टेस्ट में डाले जाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है किसी भी एग्जाम में, लेकिन आगे पूछ सकता है। चलिए अब आ गया लोकोमोटिव से क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड कम्यूटेटर पोल इन HS15250 ट्रैक्शन मोटर आर यूज्ड इन WAP4 लोकोमोटिव। WAP मतलब ब्रॉड गेज AC पैसेंजर, और चौथा जनरेशन का ये कोच है, लोकोमोटिव है WAP4। तो इसमें 6 पोल होते हैं और 6 कम्यूटेटर्स होते हैं, कम्यूटेटर्स पोल होते हैं। तो इसका आंसर 81 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 82। विथ रेफरेंस टू द मेंटेनेंस प्रैक्टिस ऑफ WAP4 लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर द मेजरमेंट ऑफ 10 डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर इज कैरिड आउट फॉर। मतलब WAP4 लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर का जो रख रखाव होता है उसमें 10 डेल्टा का माप किसके लिए किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। 10 डेल्टा, ठीक है। तो इसका जो माप किया जाता है, चेकिंग ऑफ इंसुलेशन बिटवीन आर्मेचर शाफ्ट एंड आर्मेचर वाइंडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इन द डिजाइन ऑफ बोगी ऑफ ए WAP4 लोकोमोटिव प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड बिटवीन। WAP जो 4 लोकोमोटिव है उसमें प्राइमरी सस्पेंशन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जब कोच में प्राइमरी सस्पेंशन सेकेंडरी सस्पेंशन हो सकता है, तो वैगन में भी प्राइमरी सस्पेंशन सेकेंडरी सस्पेंशन हो सकता है। तो इसमें प्राइमरी सस्पेंशन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हम आपको सेकेंडरी सस्पेंशन भी बताएंगे, ठीक है। तो जो WAP4 है उसमें जो प्राइमरी सस्पेंशन का जो पार्ट होता है वो होता है एक्सल बॉक्स एंड बोगी फ्रेम, जो होता है वो प्राइमरी सस्पेंशन होता है। लेकिन सेकेंडरी सस्पेंशन इसमें होता है बिटवीन बोगी फ्रेम एंड बॉलिस्टर, बिटवीन बोगी फ्रेम एंड बॉलिस्टर, यानी कि ये जो है सेकेंडरी सस्पेंशन है और ये है प्राइमरी सस्पेंशन। इसका आंसर ए हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, WAP4 के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। WAP4 क्या है? WAP4 जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग W से हो गया ब्रॉड गेज, A से हो गया AC से चलता है, और P से हो गया पैसेंजर को जो कैरी करने के लिए, पैसेंजर को ढोने के लिए इस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और 4 का मतलब है चौथा जनरेशन। इसका मैन्युफैक्चर CLW यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में हुआ है, और इसका जो ट्रैक्शन मोटर है वो हिटाची है HS15250। पावर इसका आउटपुट है 5000 HP, ठीक है। गियर रेशियो 23:58 यानी 23:58। एक्सल लोड इसका 18.8 है। जितना वेट होता है, ठीक है, जितने वेट होते हैं किसी भी चीज़ का एक्सल लोड निकालें, जितना वेट होता है और उसका जो उसमें एक्सल जो यूज हो रहा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वही होता है एक्सल लोड। उसके बाद लोकोमोटिव जो है इसका वेट जो है 113 टन है, और बोगी जो है कोको है इसमें, कोको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने जान लिया WAP के बारे में थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमने बता दिया कि आंसर है एक्सल बॉक्स एंड बोगी फ्रेम। जो है ये जो पार्ट्स हैं ये सब जो उसके बीच का जो चीज़ है वो है प्राइमरी सस्पेंशन, और बोगी फ्रेम एंड बॉलिस्टर के बिटवीन का जो चीज़ है वो सेकेंडरी सस्पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। विथ रेफरेंस टू मेंटेनेंस प्रैक्टिस
practices relating to the treatment of transformer oil used in WAP4 locomotive. Which of the following methods are commonly used? मतलब ये है कि WAP4 जो लोकोमोटिव है उसमें ट्रांसफार्मर का जो तेल है उसके रख रखाव के रेफरेंस में कौन सा जो है विधि अपनाई जाती है, कौन से नियम अपनाए जाते हैं। तो इसमें जितने भी दिए हुए हैं सभी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि आम तौर पर कौन से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा कारगर, ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो इसमें जो ज़्यादा अच्छा है वो है ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग विथ ऑयल हीटर, ये अच्छा है। इसको जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसके रख रखाव के संदर्भ में ड्राइंग ऑयल विथ हीटर, ड्राइंग विथ ऑयल हीटर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 देखिए, 85 क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू व्हील इन ए WAP4 लोकोमोटिव for wheels on the same axle, permissible variation in wheel diameter should not exceed. WAP4 लोकोमोटिव में पहियों के संदर्भ में, जैसे आपने कोच में देखा होगा कि जो एक एक्सल के बीच में 0.5 mm से ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे डाया जो होता है ये एक्सल, वो एक्सल नहीं, जो व्हील का डाया होता है कोच में, वो एक ही एक्सल पर दो व्हील के बीच के डाया के अंतर में 0.5 से ज़्यादा के डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक बोगी में 5 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और पूरे कोच के 8 चक्के में 13 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसी तरह वैगन में है, उसमें है 0.5 है, 5 है, 0.5 है इसमें, लेकिन 5 वैगन में नहीं है। एक एक्सल पर 0.5 है, एक बोगी पर 13 mm है, और पूरे वैगन में 25 mm का है। उसी तरह लोकोमोटिव में भी होता है। लोकोमोटिव में क्या है कि एक ही एक्सल पर 0.5 होता है न्यूली, जब नया नया बनेगा या POH होगा, ठीक है, यानी कि जब चेंज होगा चक्का तब उसमें 0.5 mm होना चाहिए। एक चक्का के, एक एक्सल के दो चक्कों के बीच में जो वेरिएशन है 0.5 mm होना चाहिए। लेकिन यदि सर्विस में है तो 2.5 भी चलता है लोकोमोटिव में, याद रखिएगा 2.5। उसी तरह सेम बोगी में 2 mm होना चाहिए, ये सब नया में है। इसका दो पार्ट होते हैं, एक नया में और एक सर्विस में। तो एक ही बोगी के बीच जो 4 चक्के हैं उसके जो डाया है उसमें 2 mm से ज़्यादा का डिफरेंस न्यू कंडीशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सर्विस में है तो 8 mm तक चलेगा। उसी तरह एक ही जो लोको है उसमें 6 चक्के होते हैं, उन 6 चक्के के बीच 15 mm से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए डिफरेंस डाया में, लेकिन यदि सर्विस में है तो 25 mm भी चलेगा, ठीक है। तो जो भी हमने बताया इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86, POH ऑफ BCNHL वैगन। BCNHL वैगन जो है इसके POH कब होते हैं? तो BCNHL वैगन का POH होता है 6 साल पर, ठीक है, 6 साल पर होता है। और इसका सब्सिक्वेंट भी सेम होता है, किसी किसी वैगन का POH 6 साल पर होता है, लेकिन उसके बाद का जो सब्सिक्वेंट होता है वो 4.5 ईयर्स पर होता है। लेकिन BCNHL जो है वैगन है, इसका पहला और दूसरा तीसरा पूरे 6 साल में ही होंगे, ठीक है। ROH अगर आपसे पूछता है BCNHL वैगन का तो 24 मंथ्स पर पहला होगा, और बाद में भी फिर 20 मंथ्स पर ही होगा बाद में। लेकिन कुछ ऐसे वैगन हैं जिसका पहला ROH होता है अलग और उसके बाद का सब्सिक्वेंट अलग होता है। एकमात्र ऐसा वैगन है BLC, जिसमें पहला ROH होता है 24 मंथ पर और उसके बाद का ROH होता है 18 मंथ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर हो गया डी हो गया, 86 का डी। उसके बाद 87 देखिए, फॉर ए WAP4 लोकोमोटिव द विड्थ ऑफ पेंटोपैन इन कन्वेंशनल पेंटोग्राफ इज अबाउट। मतलब WAP4 के जो पेंटोग्राफ हैं उसके पेंटोपैन की चौड़ाई कितनी होती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो पेंटोपैन जो होता है उसकी चौड़ाई क्या होती है, थोड़ा सा पेंटोग्राफ भी, पेंटोग्राफ ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो ऊपर होते हैं ऊपर, ठीक है, और इस तरह से इंजन है, लोकोमोटिव है, ये पेंटोग्राफ क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लेके और ये पूरे इंजन में ये यहाँ कुछ लगे हुए थे उपकरण, ट्रांसफार्मर वगैरह, इन सब से सप्लाई पूरा इंजन के अंदर होता है और इंजन जो है चलती है। तो इसमें पेंटोपैन अगर आप मैक्सिमम जो हाइट होता है पेंटोग्राफ का वो होता है 2440 से लेकर 2460 mm तक, ठीक है। पेंटोग्राफ का जो लेंथ होता है वो 1800 mm का होता है। उसके बाद इसका विड्थ अगर आपसे पूछता है पेंटोपैन का
पेंटो पैन का लेंथ होता है 1800 mm और पेंटो पैन का विड्थ होता है 240 mm, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। उसके बाद पेंटोग्राफ से पूछ सकता है लेंथ ऑफ कार्बन स्ट्रिप, इसमें कार्बन स्ट्रिप जो लगा हुआ होता है उसका लेंथ अगर आपसे पूछता है तो कार्बन स्ट्रिप का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कार्बन स्ट्रिप, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ कार्बन स्ट्रिप जो होता है 1039 यानी 1039 से लेके 1038 के बीच में होता है। उसके बाद विड्थ पूछ सकता है, विड्थ जो स्ट्रिप होते हैं कार्बन स्ट्रिप, उसके विड्थ अगर आपसे पूछता है तो 24 mm होता है न्यू, कंडेमनिंग 3.5 mm होता है। ठीक है। उसके बाद पेंटोग्राफ के उठने का समय पहले डाउन होता है। ठीक है, लेकिन इंजन जब स्टार्ट करेंगे आगे जाएगी तो उठेगा, तो उठने का जो समय होता है वो 6 से 10 सेकंड का होता है और डाउन होने का समय होता है 10 सेकंड से कम। ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विथ रेफरेंस ऑफ व्हील ऑफ WAP4 लोकोमोटिव द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर। व्हील डायमीटर जो है लोकोमोटिव में 1092 होता है, 1092 और 1016 यानी 1016 कंडेमनिंग लिमिट होता है। तो 88 का हो जाएगा सी, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया था। 89 देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव, मॉडिफिकेशन इन लोकोमोटिव प्रोविजन ऑफ डैश ऑपरेटेड हैंडल फॉर CBC इन प्लेस ऑफ बॉटम ऑपरेटेड। CBC आप देखते होंगे बॉटम ऑपरेटेड हैंडल होता है वैगन में। ठीक है। तो लेकिन ये लोकोमोटिव में बॉटम ऑपरेटेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर ऐसा होगा तो प्लेटफॉर्म जब नज़दीक आएंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा इसको जो है ऑपरेट करने में, और जानवर जो है उसमें एक्सीडेंट अगर इस तरह के हो जाते हैं तो उस केस में भी हैंडल को ऊपर नीचे करने में दिक्कत होता है। तो इसको क्या किया है, टॉप ऑपरेटेड बना दिया गया है। तो 89 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या है, मॉडिफिकेशन इन मेमू प्रोविजन ऑफ डैश इन प्लेस ऑफ बैटरी आइसोलेटिंग स्विच BIS। BIS का मतलब बैटरी आइसोलेशन स्विच के स्थान पर MCCB किया गया है, इसको मॉडिफिकेशन किया गया है। और MCCB का मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो 90 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर यूज फॉर एयर सस्पेंशन सिस्टम इन मेमू बोगी। अब एयर रिजर्वायर कोचिंग में भी आप जानते हैं कि 200 लीटर का होता है, LHV में 125 लीटर और 75 लीटर का होता है, और वैगन में 100 लीटर के होते हैं। लेकिन जो मेमू होते हैं कोच उसमें 150 लीटर का जो मेन रिजर्वायर होता है 150, यानी कि 91 का हो जाएगा बी। 92 देखिए, CNC लेथ मशीन हैव बिल्ट इन कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम द जीरो पोजिशन ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड। जीरो जो पोजिशन होता है CNC मशीन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको जीरो मशीन कहा जाता है, मशीन जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 92 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच प्रोसेस यूज टू इनलार्ज द एग्जिस्टिंग राउंड होल टू रिक्वायर एक्यूरेट साइज एंड स्मूथ फिनिश। मतलब पहले से जो होल बना हुआ है उसको स्मूथ फिनिश के साथ उस होल को बड़ा करने के लिए और फिनिशिंग के साथ जो है कौन सा इनमें से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेक्निक तो ड्रिलिंग जानते हैं कि ड्रिलिंग सिर्फ होल हो सकता है। ठीक है, बोरिंग से भी होल को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन रिमिंग जो है स्मूथली बड़ा किया जाता है। तो 93 का हो जाएगा रिमिंग हो जाएगा स्मूथली बड़ा, 93 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इन WAP4 लोकोमोटिव द सिंक्रोनाइज्ड डिवाइस रिले Q49 इज लोकेटेड एट। Q49 कहाँ है, यह है Q49 जो है वो है रिले बोर्ड इन AC2 पैनल। ठीक है, रिले बोर्ड इन AC2 पैनल, यानी कि 94 का हो जाएगा डी। 94 का डी। चलिए आगे देखते हैं 95। ऑयल लेवल फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ गाइड कैब शुड नॉट बी लेस देन डैश mm फॉर MC। MC का मतलब हो गया मोटर कोचेज, HCC का मतलब हो गया हाई कैरिंग कैपेसिटी कोचेज। ठीक है, बोगी ऑफ मेमू में तो वो 97 होता है। जैसे आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड गाइड ICF में भी होता है, एक बोगी होती है, इसमें 2 डैशबोर्ड गाइड यहाँ होते हैं, 2 यहाँ होते हैं और 2 यहाँ होते हैं और 2 यहाँ होते हैं, पूरे 8 होते हैं। तो इसमें जो है डैशबोर्ड गाइड में ऑयल लेवल जो होता है 40 mm होता है, नहीं 1.6 लीटर आता है।
इसी तरह इसमें 97 में होता है, ठीक है। तो 95 जो है उसका हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। मैक्सिमम रेडियल क्लीयरेंस ऑफ डैश mm बिटवीन द ब्रेक गियर पिन एंड पुशेस। ये अगर आपको कोचिंग वैगन में पूछता है या ICF में पूछा जाता है तो इसका आंसर 1.5 mm होता है, लेकिन ये डेमो का क्वेश्चन है, इसके लिए इसका आंसर 1 mm। जो मेमो डेमो ट्रेन जो होते हैं उसमें इसका आंसर 1 mm ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ BDV का मतलब हो गया ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। BDV ऑफ न्यू फिटेड ऑयल इन ट्रांसफर ऑफ AC मेमो इज डैश kV, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 60। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मॉडिफिकेशन ऑफ डोर ब्लॉकिंग इज टू बी कैरिड आउट इन डैश वैगन्स। जो डोर ब्लॉकिंग का जो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है वो बॉक्सन वैगन में किया जा रहा है। इसमें 4, आपने देखा होगा कि बॉक्सन वैगन में 4 दरवाजे होते हैं, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ। तो 2 दरवाजे को ब्लॉक कर देना है। नया मॉडिफिकेशन आया है कि 2 दरवाजे को ब्लॉक कर देना है और बाकी जो दरवाज़ा बचा है उसका भी हाइट कम कर देना है। यही मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ डैश इन MR पाइपलाइन ऑफ मोटर कोच इक्विपेड विद WSF कंपनी का नाम है, ठीक है। मेक ब्रेक कंट्रोलर, मतलब WSF जो बनाती है कंपनी ब्रेक कंट्रोलर, उसको मोटर की MR पाइपलाइन में डैश के प्रावधान का संशोधन कर दिया गया है MR पाइपलाइन में, और NR भी लगाया गया है। इसका 99 का हो जाएगा ए। पहले NR भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। ड्यूरिंग रन टेस्ट ऑफ मेमो ट्रैक्शन मोटर ऑन नो लोड एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर राइज शुड नॉट एक्सीड डैश डिग्री सी वोल्टेज एम्बियंट। यानी कि 1500 RPM की गति पर लोड पर मेमो ट्रैक्शन मोटर के रन टेस्ट के दौरान किस अवस्था में तापमान में वृद्धि परिवेश से डैश डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, जो टेम्परेचर क्लाइमेट का रहेगा उससे कितना डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है 35 से 40। 100 का हो जाएगा ए। अब आ गया है राजभाषा से क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजभाषा का, इसमें भी पूछा हुआ है। भारत के किस राज्य में हिंदी बोले जाने वाले जो लोगों हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश ए रीजन में आता है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है 102 नंबर, उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल अंडर ए रीजन। ए रीजन में कौन कौन से आते हैं? तो महाराष्ट्र बी रीजन, हरियाणा ए रीजन, गुजरात बी रीजन, पंजाब बी रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम टेस्ट में यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे कि 2-4 क्वेश्चन आसान छोड़ दिया जाता है जानबूझ के, ताकि आप लोगों को ये भी लगे कि कुछ नंबर आ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल नंबर नहीं आएगा तो आपका दिल टूट जाएगा कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन होता है, हम कैसे करेंगे। इसीलिए ये जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था दाहोद वर्कशॉप में, इसमें 22 कोई हमको मैसेज किया है, लेकिन कोई और मैसेज किया है कि 24 सीटें थी, लेकिन इसमें 16 लोग ही सिलेक्ट हो गए, बाकी सीटें खाली चली गई। यानी कि इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 60 नंबर लाना था, और इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन से हमने टेस्ट जब अपने क्लास में लिया तो अनगिनत लोगों ने 60+ स्कोर किया, ठीक है। तो यहाँ वहाँ से हमसे जुड़ा हुआ लोग ही उतना नहीं था कि उतना हम रिजल्ट करा पाते दाहोद वर्कशॉप में। जो यहाँ जुड़ जाते हैं और मेरे दिशा निर्देश पर चलते हैं, जो भी यहाँ से मटेरियल दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, कंटिन्यू स्टडी करते हैं, टेस्ट देते हैं, जो यहाँ से मिलता है उनको पूरी तरह से जो है याद कर लेते हैं और यहाँ के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनका पहला रैंक एकदम ज़रूर आता है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका पहला रैंक आता है, उससे थोड़ा कम हो गया, चूक गए तो दूसरा रैंक आएगा, फिर तीसरा आएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को रिजल्ट ज़रूर होगा। चलिए, हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। 103 देखिए। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने की वजह से यहाँ रिजल्ट नहीं हो पाया था, इसलिए इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था।
हु इज द केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। 103 का हो जाएगा ए। 104 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द राजभाषा रूल नोट अप्लाई, किस राज्य में राजभाषा रूल अप्लाई नहीं है। तो राजभाषा जो अधिनियम 1976 है वो पूरा 1976 का नियम तमिलनाडु में अप्लाई नहीं है। तो 104 का हो जाएगा सी। 105 देखिए, वेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, ये एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है जो कि 10 जनवरी को होता है, और एक भारत में होता है हिंदी दिवस, तो होता है 14 सितंबर को। दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106। हु इज़ द चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में अभी ये करंट का क्वेश्चन है, और ये करंट का क्वेश्चन में वहाँ के जो चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं वही वहाँ का मुख्य राजभाषा अधिकारी बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ऐसे कुछ भी नहीं देता और जनरल क्वेश्चन में ये जनरल मैनेजर इसका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है और यही उसका वहाँ वर्तमान में जो मुख्य राजभाषा अधिकारी हैं। तो 106 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। ठीक है, तो 107 का हो जाएगा सी। उसके बाद 108 देखिए, हाउ मच इज द फर्स्ट प्राइज इन द रेल वृत्तांत पुरस्कार योजना बीइंग रन बाय रेलवे बोर्ड। रेलवे में कहीं भी यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा वृत्तांत पर कोई पुस्तक लिखते हैं और उसको भेजते हैं रेलवे को, और यदि उसमें आपका नाम आ जाता है अवार्ड में, ठीक है, और प्रथम पुरस्कार में नाम अगर आ गया तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये। ठीक है, 108 का हो जाएगा ए। 109 देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 राज्यसभा से होते हैं और 10 लोकसभा से होते हैं। तो 109 का हो जाएगा सी। 110 देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, संविधान किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो 345 अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है किसी राज्य की विधानमंडल में कानून द्वारा या विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को उस राज्य में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और इस तरह के जो 345 आर्टिकल है इसका लाभ जो है बिहार और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश ने उठाया है और उन्होंने उर्दू को दूसरा राजभाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उर्दू को राजभाषा का दर्जा देने वाला स्टेट कौन सा है। तो पहले बिहार था, फिर आंध्र प्रदेश भी है और अभी तेलंगाना भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इस तरह से टेस्ट अगर कंप्लीट जैसे ही हुआ तो आपको टेस्ट में आंसर सहित टेस्ट बाद में भेजा जाता है विथ आंसर, पूरे के सबका आंसर दिया हुआ रहेगा। आपका खुद इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपने 60% लाना है, किसी भी टेस्ट में 60% लाना अनिवार्य है। यहाँ आपने कितना अटैम्प्ट लिया, कितना करेक्ट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, 1/3 नेगेटिव में क्या आया, टोटल मार्क्स ऑफ 10 काट कूट के क्या आया, और यदि 60% है तो ये हो जाएगा पास और नहीं है तो हो जाएगा फेल। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट है। अब जो सी ग्रुप में क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है तो सी ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ए और बी ग्रुप में सिर्फ वैगन से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डाले जाते हैं ए ग्रुप में और बी ग्रुप में, उन क्वेश्चनों को कॉपी करके बाद में सी ग्रुप में भी एग्ज़ाम के बाद दे दिया जाता है, क्योंकि सी ग्रुप को माना जाता है कि AWM लेवल तक का तैयारी कराया जाता है इसमें। ठीक है, और CNW में सभी जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो CNW में जो भी JEE की तैयारी करने चाहते हैं उनको इसमें रखा जाता है, और जो AWME की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी इसमें रखा जाता है, और इनके लिए अतिरिक्त क्वेश्चन जोड़ा जाता है। इतने सारे अतिरिक्त क्वेश्चन, ठीक है, जोड़े जाते हैं। और इसका फ़ायदा मिलता है ये है कि या तो आप टेस्ट तो दे ही रहे हैं 110 और अलग से भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप लिख सकते हैं। कई बार बताया है, बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कैसे जुड़ें, क्या फ़ी है, कैसे है। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916। ठीक है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। टोटल मटेरियल का कॉस्ट 3,000 रुपया लिया जाता है। जितना मटेरियल आपको दिए जाते हैं, जब तक आपके रिजल्ट नहीं होंगे तब तक इस कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। आपका रिजल्ट होते ही वो मेरे ऊपर हो जाएगा कि हम चाहें तो आपके पास जोड़ के रख सकते हैं। जैसे बहुत लोग JEE बन जाते हैं तो कहते हैं हमको AWM की तैयारी करना है या AME की तैयारी करना है, तो ये मेरा मर्जी है, हम आपको उसके बाद रख सकें या ना रखें।
ठीक है, और नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस बीच में बहुत सारे गैप होते हैं, उस गैप में इस मटेरियल का जो है फ़ायदा शेयरिंग में ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, ले लेते हैं और अपने दोस्तों में बांट देते हैं। तो 3,000 फ़ी देना है। टेस्ट का फ़ी 150 पर मंथ लगता है, दिसंबर से 150 है, पहले 100 ही लगता था। जब से 3 ग्रुप में टेस्ट होने लगा तब से 150 टेस्ट फ़ी हो गया। तो 150 टेस्ट फ़ी का दिया लगेगा। अलग से जो क्लास चलते हैं रिकॉर्डेड क्लास, वो भी आपको लिंक दिया जाएगा, ठीक है। और 10 सेट प्रीवियस पेपर लेटेस्ट वाला आपको दिया जाएगा, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको जगह मिलेगी 150 फ़ी के साथ। जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सलूशन के लिए अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, और जो भी आप मैसेज करेंगे, भले ही कुछ समय देर हो, लेकिन सबको एक एक करके रिप्लाई दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ रिजल्ट होता है, और रिजल्ट ऐसा है कि फर्स्ट रैंक लाते हैं यहाँ से जुड़ने वाले। और ऐसा दाहोद वर्कशॉप में भी देख सकते हैं, मुंबई डिवीज़न में देख सकते हैं, और ऐसे कई डिवीजन्स हैं। ऐसे ऐसे जगह हमने रिजल्ट निकाला है जहाँ एक सीट पर 750-800 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे। और वहाँ हमने आपको एक सीट पर रिजल्ट दिलाया आरजे ज्ञान क्लासेस से। और जो कम्युनिटी है जिसमें मैसेज सब लिखा रहता है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि कितने रिजल्ट हमने दिया है, और जितने भी रिजल्ट दिए हैं सबका मैसेज किया है। जो अपने रिजल्ट पर थैंक यू लिखते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया है, ताकि आपको ये पता चले और आपको मोटिवेशन भी मिले कि रियली में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में तैयारी करके लोग रिजल्ट लाते हैं और अपना जो है एक सपना पूरा करते हैं। एक टेक्नीशियन से एक जेई तक का, एक जेई सुपरवाइज़र से एक ऑफिसर ग्रेड के AWM तक का। तो इस सपना को साकार करने में हम भी लगे रहते हैं, और आपको भी लगना है, और तुरंत हमसे संपर्क कीजिए, जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।